So on 12th August 1765, East India Company became Diwan. आपको याद होगा हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि जब एक बैटल ऑफ बक्सर हुई थी इन द ईयर 1764 और ये किनके बीच में हुई थी? ये हुई थी मीर कासिम और ब्रिटिशर्स के बीच में। एंड इसमें जीते कौन थे? ऑब्वियसली जैसा कि हमने पढ़ा था इसमें जीते कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जैसे ही इन्होंने ये युद्ध जीता तो 1765 में इन्हें बना दिया गया दीवान ऑफ बंगाल। यहाँ अगर आप इस इमेज में देखें, यहाँ आपको दिखाया गया है कि जो शाह आलम सेकंड है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर रहे हैं रॉबर्ट क्लाइव को, और यहाँ पे उन्हें दीवानी मिल गई है किन्हें? ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑफ बंगाल। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आपको किसी जगह के या किसी चीज के राइट्स मिलते हैं तो साथ ही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो आती है ना आपके शोल्डर पे। तो सेम वाज द केस विद ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे भी उनपे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि अब उन्हें एडमिनिस्टर करना था लैंड। कौन सा लैंड? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अबाउट बंगाल, क्योंकि उन्हें जो दीवानी राइट्स मिले थे वो बंगाल के मिले थे ना। तो अब बंगाल को एडमिनिस्टर करना और वहां पे एक नया कलेक्शन जो है रेवेन्यू का कलेक्शन उसका सिस्टम डेवलप करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन पे आई? ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब जब ये लोग बने दीवान तो इनके ऊपर जो जो जिम्मेदारियां बढ़ी, अगर उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले बात ये थी कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना था क्या? अपने रेवेन्यू रिसोर्स को। रेवेन्यू जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है क्या होता है, ये जो टैक्सेस हम कलेक्ट करते हैं ना फ्रॉम पीजेंट्स या फ्रॉम द रेजिडेंट्स ऑफ दैट प्लेस, तो वो जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, उसे कैसे ऑर्गेनाइज करना था ये इनके लिए बहुत जरूरी हो गया। उसके अलावा इन्हें ऐसी क्रॉप्स को यील्ड करवाना था जो इनके लिए जरूरी थी। एंड थर्ड वाज कॉलोनाइजिंग ऑफ द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड आप में से बहुत से बच्चे पूछेंगे क्या होता है कंट्री साइड? आप एक नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि जैसे जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं ना, उन्हें कहा जाता है कंट्री साइड। तो अभी उसे कॉलोनाइज करना चाहते थे। क्यों? सो दैट वो उनके लिए एक अच्छा कह सकते हैं कि सोर्स बन जाए जहां से कि उन्हें बहुत सारी इनकम हो सके, जिससे कि वो फायदा उठा सके अपने फ्यूचर में ट्रेडिंग पर्पस या जो भी एडमिनिस्ट्रिंग पर्पस वगैरह था। तो अब जब कंपनी को रेवेन्यू मिलने लगा तो उन्होंने क्या किया? Well, after becoming Diwan of Bengal, the company started purchasing cotton and silk from the revenue generated from Bengal. अगर आपको याद हो तो हमने ये प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले कंपनी को ब्रिटेन के ऊपर रहना पड़ता था डिपेंडेंट। अब ब्रिटेन के ऊपर उन्हें क्यों डिपेंडेंट रहना पड़ता था? वेल, जितना भी उनको पैसा आता था वो ब्रिटेन से आता था, जिससे वो क्या कर पाते थे? कॉटन परचेज कर पाते थे और साथ ही सिल्क परचेज कर पाते थे फ्रॉम इंडिया। लेकिन अब जब वो बन गए दीवान कहाँ के? बंगाल के, तो उन्हें यहीं पे इतना पैसा इकट्ठा होने लग गया कि वो इजीली अपना जो भी जरूरत का सामान था, जैसे कि कॉटन, सिल्क, स्पाइसेस या और भी जो चीजें उन्हें चाहिए थी, वो यहीं पर से आराम से उन्हें परचेज करने लग गए। तो अब ये सब चीजें तो बड़ी अच्छी चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, लेकिन इसी दौरान ना कुछ प्रॉब्लम्स भी आई। तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी वो भी जान लेते हैं। जब इन्होंने बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट यानी कि बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट एज रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया फ्रॉम पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, तो उससे क्या हुआ? द इकोनॉमी ऑफ बंगाल was facing deep crisis, so artisans and peasants left Bengal। तो ये हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जब ये लोग बन गए थे दीवान। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ह्यूज अमाउंट जो था ना वो क्या किया? इनके ऊपर लेवी कर दिया। इनके ऊपर पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स ऑफ बंगाल कि आप हमें बहुत ह्यूज अमाउंट जो है एज टैक्स पे करेंगे बिकॉज नाउ वी आर द दीवान्स। तो अब इतना बड़ा अमाउंट आम लोगों के लिए पे करना हो गया बहुत ज्यादा मुश्किल। तो जो बंगाल की इकोनॉमी थी ना, यानी जो अर्थव्यवस्था थी बंगाल की, वो बहुत डीप क्राइसिस में चली गई। यानी वहां पे बहुत ज्यादा कमी आ गई। किस चीज की? पैसे की एंड और किस चीज की? रिसोर्सेज की। तो जब ये रिसोर्सेज और पैसा दोनों बहुत ज्यादा कम होने लग गए तो वहां के जो लोग थे मजबूरी में उन्हें क्या करना पड़ा? उन्हें बंगाल छोड़ के जाना पड़ा, जैसा कि आपको यहाँ इमेज में दिखाया गया है। और इसी के साथ एक और चीज भी हुई। वेल, हुआ ये